सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 जो संचयन से लिया गया है। संचयन भाग 1 जिसमें चैप्टर नंबर 1 गीलू जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सो वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर। पेज नंबर 1 गीलू, इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। सोनजी में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण यानी कि अपनी याद, उसको अपनी मेमोरीज ताज़ा हो गई है, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से रहे हैं। यह काग बुशुड भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानवता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पे मित्रों कहा गया है कि जो अंधश्रद्धा है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि कौवा अगर ज़्यादा काँव काँव करे तो ये अशुभ बात मानी जाती है ना। जैसे हमने दुख के दर्द में अंधश्रद्धा के भाव देखे थे, वैसा ही ठीक हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मरे हुए लोग हैं जिनको हम श्राद्ध डालते हैं ना, तो श्राद्ध बनाते हैं तभी उनको खाना खिलाने के लिए कौवे को खाने के लिए बुलाते हैं। तभी ये माना जाता है कि जो हमारे प्रियजन की जो मृत्यु हो गई है वो कौवे बन के यह खाना खाने के लिए आते हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पेज। मेरे काक पुराण के छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। गिलहरी यानी कि स्क्विरल, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं कि वहाँ पे एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, यानी कि स्क्विरल का बेबी था। कागदई की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निचेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था कि ये कौवे की चोंच से उसे 2 चोटें भी लगी थी उसकी चोंच की वजह से। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए कि कौवे की चोंच उसको लगी है तो वो अब नहीं बचेगा, उसको ऐसे ही रहने दो। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वो नहीं बचेगा, परंतु मन ही मन माना उसे
हौले से उठाकर यानी कि आहिस्ते से अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ठुलक गई यानी कि बाहर निकल गई। उसका मुंह खुल नहीं रहा था। कई घंटे के उपचार यानी कि उसकी देखरेख करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके सन्निग्ध रोए झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों सबको विस्मित करने लगी। हमने उसके जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हमें गिल्लू कहकर बुलाने लगे कि वो तो एक गिलहरी का बच्चा था, लेकिन फिर हमने व्यक्तिवाचक यानी उसको एक नाम दे दिया, इसीलिए उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यानी कि उसका बिहेवियर देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि ये कैसा बच्चा है जो इतना सब कुछ सीख रहा है। हमें भी अगर कोई नया व्यक्ति हमारे बीच में आए और बहुत जल्दी से सब काम सीखने लगे तो हमें भी आश्चर्यचकित होता है। वैसे ही इस गिलहरी के बच्चे को देखकर सबको आश्चर्यचकित होता है। नेक्स्ट पेज। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो नए नए करतब करता। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। जैसे अभी मौसम कितना सुहाना है, बसंत आ गई है ना, वैसे ही नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी कि वो गिलहरी विंडो के पास आके कुछ बोलती थी। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है कि मुझे बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों
के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पास सिर और पैरों तक दौड़ने लगा। तब तक से यह नित्य का क्रम हो गया था।